मृदा संसाधन का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ सॉइल रिसोर्सेस। मिट्टी, मृदा, मृदा का संरक्षण कैसे किया जाए, मृदा को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जाए, मृदा अपरदन क्या है, मृदा की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं और उसके बचाव के लिए, मृदा को बचाने के लिए, मृदा एक प्राकृतिक संसाधन है, मृदा को बचाने के लिए कौन कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, मृदा मानव जीवन के लिए कैसे उपयोगी है। तो आज अपन सॉइल रिसोर्स, मृदा संसाधन जो एक प्राकृतिक संपदा है, अजैविक संसाधन है, तो मृदा संसाधन के बारे में, उनके मैनेजमेंट, उनके प्रबंधन के बारे में अध्ययन करेंगे। मिट्टी पृथ्वी की सतह की ऊपरी सूक्ष्म परत है जिसमें पौधे उगते हैं। यह परत दीर्घकालीन जटिल प्रक्रियाओं तथा अंतरक्रियाओं का प्रतिफल है जो अनेक जलवायु, स्थलाकृति तथा जैविक कारकों के मध्य होते हैं। सर्वप्रथम नगन धरातलीय सेलों का विभिन्न भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रमों द्वारा अपक्षय, वेदरिंग जिसको बोलते हैं, अपक्षय होता है। भौतिक अपक्षय के कारण जल, तापमान, हिमनद तथा ग्रेविटी, गुरुत्व जिनके द्वारा सेलें सूखती, गर्म व ठंडी, जमती हैं व घुलती हैं। रासायनिक अपक्षय के प्रक्रमों में जल योजन, हाइड्रोजन बोलते हैं जिसको, जल अपघटन, ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण आदि सम्मिलित हैं। ये सभी प्रक्रम सेलों को अर्थात चट्टानों को विघटित कर अपघटित कर देते हैं, किंतु पर्यावरण पर इनका प्रभाव सीमित होता है। इसके विपरीत बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन पर्यावरण का अवनयन करता है। यह प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों प्रक्रमों द्वारा होता है, जिनमें सामान्यतः प्राकृतिक अपरदन, प्रवाही जल द्वारा अपरदन, पवन द्वारा अपरदन, सागरीय अपरदन एवं मानवीय क्रियाओं द्वारा तीव्र अपरदन शामिल है। मृदा अपरदन एक निरंतर प्रक्रिया है तथा पर्यावरण पर इसका प्रभाव सीमित होता है, किंतु जब जल तथा पवन द्वारा बड़े पैमाने पर अपरदन होता है, अपरदन मीन्स कटाव, मिट्टी का कटाव, बड़े पैमाने पर अपरदन होता है, तो वह न केवल पर्यावरण का अवनयन करता है, उनका ह्रास करता है, बल्कि अवनालिकाओं तथा बीहड़ों का निर्माण कर बंजर भूमि, वेस्टलैंड का विस्तार भी करता है। व्यर्थ भूमि, बंजर भूमि का विस्तार भी करता है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में ऐसे चंबल बेसिन में इसी प्रकार की भूदृश्यावली विकसित हो गई। चंबल का बीहड़ जल के द्वारा 4 प्रकार से मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है। चादरी अपरदन, अल्पसरिता अपरदन, अवनालिका अपरदन तथा नदी तटीय अपरदन। पवन द्वारा मृदा अपरदन शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में एक सामान्य परिघटना है। यह अपरदन प्राय मरुस्थलीकरण या मरुस्थल के विस्तार के कारण होता है। मानव द्वारा मृदा अपरदन
अति पशुचारण, अतिचारण बोलते हैं इसको, या वन विनाश, वनस्पति के अति दोहन या दोषपूर्ण कृषि पद्धतियों के कारण होता है। मृदा अपरदन से संबंधित अनेक परिघटनाएं हैं, अनेक, जिसको फेनामोना बोलते हैं, अनेक परिघटनाएं हैं जिनमें मिट्टी सर्पण, भूमि वाह या पंख वाह जिसको मड फ्लो बोलते हैं, सामूहिक क्षरण जिसको मास वास्टिंग बोलते हैं, ये सभी सम्मिलित हैं। मिट्टी तथा रेगोलिथ जिसको बोलते हैं, पदार्थ या जिसको मृदा या रेगोलिथ जो पदार्थ हैं उनका ढालों से नीचे की ओर धीमी गति से सरकना मिट्टी सर्पण कहलाता है। यह प्रक्रम, जो मिट्टी सर्पण का जो प्रक्रम है, वो पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होता है। आर्द्र क्षेत्रों में तीव्र ढालों पर जल से संपूर्ण मिट्टियां भूमि वाह के रूप में नीचे की ओर खिसकती हैं। जब यह क्रिया सामूहिक क्षरण के रूप में होती है तो इसे मड फ्लो अथवा पंख वाह कहा जाता है। इससे पंकिल धाराएं उत्पन्न होती हैं, पंकिल धाराएं उत्पन्न होती हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ये पंकिल धाराएं एक गंभीर पर्यावरणीय संकट है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी, जो जिसको बोलते हैं अपने क्लाउड बर्स्ट या मेघ विस्फोट, जिसको अपने अचानक जो बादलों का फूट पड़ना, मेघ विस्फोट के दौरान ऐसी परिघटनाएं होती हैं। भूमि वाह तथा पंख वाह से प्राय सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। सिंचाई के लिए जल की कमी तथा जन धन की हानि और अन्य हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। मृदा अपरदन के प्रभाव देखें। इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन के प्रभाव, जो कटाव होता है, प्रक्रम तो अपन ने अभी पढ़े हैं, लेकिन इनका इफेक्ट क्या होता है। मृदा अपरदन का पर्यावरण पर प्रभाव स्थानीय एवं प्रादेशिक दोनों प्रकार से पड़ता है। इसके सामान्यतः जो प्रभाव देखे जा सकते हैं उनमें सबसे बड़ा प्रभाव अवनालिकाओं तथा बीहड़ों के निर्माण से संपूर्ण क्षेत्र असमतल हो जाता है, जो मानवीय क्रियाओं के लिए अनुपयुक्त होता है। दलदल हो जाता है। अवनालिकाओं तथा बीहड़ों के निर्माण से संपूर्ण क्षेत्र असमतल हो जाता है, उबड़ खाबड़ हो जाता है, दलदली हो जाता है, और वो मानवीय क्रियाओं के लिए अनुपयुक्त होता है। ना मानव वहां पर खेती कर सकता, ना अधिवास बना सकता, ना पशुचारण कर सकता। तो मानवीय क्रियाओं के लिए अनुपयुक्त होता है, सबसे पहला प्रभाव। नंबर 2, मृदा अपरदन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव, मिट्टी की ऊपरी उर्वरक परत बह जाती है। उपजाऊ परत है वो बह करके चली जाती है, और यह क्रिया पर्वतीय ढालों पर विशेष होती है। अनुपजाऊ नीचे बच जाती है और उपजाऊ बह करके चली जाती है। नंबर 3, मिट्टी के कटाव से पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, जिससे वन विनाश होता है। नंबर 4, चौथा प्रभाव, मिट्टी की उर्वरा का ह्रास होता है, उसका उपजाऊपन खो जाता है, मिट्टी क्षारीय हो जाती है, मिट्टी ऊसर हो जाती है, मिट्टी लवणीय हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है।
मिट्टी की उर्वरा का ह्रास होता है। नेक्स्ट, मरुस्थलीय दशाओं का प्रसार होता है। मरुस्थलीय दशाओं का मरुस्थल में प्रसार होता है और सूखा व बाढ़ों की जो आवर्ती है, जो अतिवृष्टि और अनावृष्टि जिसको बोलते हैं अपने, सूखा, अकाल और बाढ़, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर वर्षा की कमी होती है, पानी की कमी होती है, तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि बोलते हैं अपने, जिसको अकाल और बाढ़ कहते हैं। तो ऐसी आवर्ती बढ़ जाती है। ये मृदा अपर्दन के मुख्य मुख्य प्रभाव हैं। मानवीय क्रियाओं से मिट्टी का अपर्दन तीव्र हो जाता है तथा इन क्रियाओं को भी 3 वर्गों में रखा गया है। जो मानवीय क्रियाओं से मिट्टी का अपर्दन और तीव्र गति पकड़ लेता है, और इनको 3 वर्गों में, एक तो भूमि उपयोग में परिवर्तन, दूसरा कृषि पद्धतियां, और तीसरा भूमि एवं फसल प्रबंधन। भूमि उपयोग में परिवर्तन, कृषि पद्धतियां और भूमि एवं फसल प्रबंधन। अब ये भूमि उपयोग में परिवर्तन अर्थात मानव भूमि का उपयोग विविध कार्यों या उद्देश्यों के लिए करता है, जैसे कृषि, नगरीकरण, औद्योगिकरण, उद्योगों का विस्तार, खनन, निर्माण कार्य, सड़क तथा रेल मार्ग निर्माण आदि के लिए वन तथा घास भूमि का आवरण हटाने से मिट्टी का ह्रास होता है, मिट्टी का विनाश होता है, मृदा प्रदूषित होती है, डिग्रेशन होता है, उसकी उर्वरा शक्ति में कमी आती है। दूसरी, मानवीय क्रियाओं का जो मिट्टी का अपर्दन है वो कृषि पद्धति में परिवर्तन। कृषि पद्धति में जो परिवर्तन है, जैसे कृषि में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन यानी यंत्रीकरण कृषि, यंत्रों द्वारा खेती की जाती है। हार्वेस्टर कृषि में ट्रैक्टर, कंबाइन आदि भारी फार्म मशीनरी के उपयोग, कृषि के स्वरूप में परिवर्तन। अब स्वरूप में परिवर्तन कैसे? जैसे फसलों के स्थान पर बाग लगाना, बाग लगा देते हैं, तथा पशु चारण करना, पशुओं को चराते हैं। पशु 2 तरह का मिट्टी का अपर्दन करता है, अपने खुरों से ढीली कर देता है मृदा को, फिर वो पानी या हवा के साथ में उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। छोटे पेड़ पौधों को उखाड़ देते हैं पशु। तो जड़ों से जो मिट्टी होती है, जड़ों से जो मिट्टी होती है वो मिट्टी का विनाश होता है, यानी कि कृषि के स्वरूप में परिवर्तन, जैसे फसलों के स्थान पर बागवान लगाना, पशुचारण करना, और ये इससे मृदा का क्षरण होता है। इसके बाद में प्रबंधन के उपाय, जो भूमि एवं फसल प्रबंधन है उनको देखा जाए तो कृषि भूमि पर सिंचाई को दोषपूर्ण पद्धतियों, जैसे नहरी सिंचाई पद्धति है, वो एक दोषपूर्ण पद्धति मान जाती है। पानी बेकार पड़ा रहता है, मच्छर पैदा होते हैं और पानी की आवश्यकता होती है, वहां पर पानी जाता नहीं है। तो कृषि भूमि पर सिंचाई की दोषपूर्ण पद्धतियों तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भी मिट्टी का ह्रास होता है, मिट्टी का विनाश होता है। मानव मृदा के प्राकृतिक अपर्दन की दर में अनेक प्रकार से वृद्धि करता है। मानव मृदा के प्राकृतिक अपर्दन की दर में अनेक प्रकार से वृद्धि करता है। पर्वतीय ढालों पर सोपानी, सीढ़ीदार जिसको बोलते हैं, सोपानी कृषि या सीढ़ीदार कृषि, मेड़बंदी जिसको कंटूर मेथड बोलते हैं, उत्खनन एवं खनन, सड़क तथा रेल मार्ग निर्माण, नहर निर्माण, बांध निर्माण, नगरों के भवन निर्माण कार्य आदि मिट्टी के अपर्दन के विभिन्न मानवीय कारक हैं। भेड़ बकरियों तथा चौपायों द्वारा अति पशुचारण से भी
मिट्टी का क्षरण बढ़ता जाता है, मिट्टी का क्षरण बढ़ता जाता है, अर्थात एक अनुमान के अनुसार मिट्टी के कुल अपरदन में 50% से अधिक योगदान मानव का ही है। यानी मिट्टी का जो अपरदन होता है उसका 50% से अधिक मानव उसका अपरदन करता है। मानसूनी प्रदेशों, उष्णकटिबंधीय शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों, भूमध्य सागरीय प्रदेशों तथा शीतोष्ण घास भूमियों एवं वनों में भी कृषि तथा अन्य व्यापारिक उद्देश्यों के लिए भूमि साफ करके या साफ करने के कारण मिट्टी अपरदन की प्राकृतिक दर में कई गुना वृद्धि हो गई है, कई गुना वृद्धि हो गई है। प्रतिवर्ष एक अनुमान के अनुसार जो नदियां हैं वो 40,000 घन किलोमीटर जल धरातलीय वाही जल के रूप में समुद्रों में बहाकर ले जाती है और ये नदियां 15-20 मिलियन टन अपरदित मिट्टियां प्रतिवर्ष सागरों में जमा करती हैं। इसके अतिरिक्त नदियों के जल में लगभग 4 मिलियन टन सूक्ष्म पदार्थ घुल करके जल में लटक कर चलते हैं। इससे प्रतिवर्ष मृदा ह्रास का अनुमान लगाया जा सकता है। उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वनों के विनाश से, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी जो वन हैं उनके विनाश से वहां की मिट्टियों के भौतिक व रासायनिक गुणों में बहुत परिवर्तन हो गए हैं, जिससे मिट्टी का अपरदन कई गुना बढ़ गया है। अफ्रीका में जो अवरवोल्टा है, सेनेगल है, आइवरी कोस्ट बोलते हैं इसको, तथा तंजानिया में वाही जल द्वारा मिट्टी का अपरदन तीव्र हुआ है। पूर्वी अफ्रीका की अर्ध शुष्क सवाना भूमियों तथा वनावरण रहित पर्वतीय ढालों पर भी विभिन्न कारणों से भारी मात्रा में मिट्टी का अपरदन होता है। यही नहीं, शीतोष्ण घास भूमियों, अब शीतोष्ण घास भूमियां जैसे स्टेप्पी है, प्रेरी है, वेल्ड है, पंपास है, डाउन्स है, ये सब घास भूमियां हैं, में भी मिट्टी का अपरदन तीव्र हो गया है। मानसूनी एशिया में अति पशुचारण तथा विस्तृत वन विनाश के कारण मृदा का ह्रास हुआ है और भारत में भी यह समस्या एक गंभीर समस्या बन गई है। भारत भी इस समस्या से इस गंभीर समस्या से ग्रस्त है, अछूता नहीं है। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, राजस्थान है तथा मध्य प्रदेश है। ये सभी राज्य मिट्टी अपरदन की विकट समस्या से ग्रसित हैं। अनुमान के अनुसार जो भारत का 53% 53% क्षेत्र मिट्टी अपरदन की समस्या से ग्रस्त है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियां प्रतिवर्ष भारी मात्रा में मिट्टी का अपरदन कर उसे समुद्र में निक्षेपित करती है। तो ये मिट्टी ह्रास के जो कारण थे। मृदा अपरदन का नियंत्रण कैसे किया जाए? मृदा अपरदन तो मैंने पढ़ा, लेकिन इसका नियंत्रण कैसे किया जाए? मृदा अपरदन को रोका कैसे जाए? मृदा का अपरदन हो रहा है, उसका बचाव कैसे किया जाए? तो मृदा अपरदन का नियंत्रण के लिए अनेक उपाय अपनाए जा सकते हैं और उपाय अपना करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। उपायों में जैसे जैविकीय विधियां अपना करके। अब जैविकीय विधियां क्या होती है? जिसमें पट्टीदार कृषि, शस्यवर्धन, खादों का प्रयोग, सुरक्षा पेटियों का निर्माण, वनस्पति आवरण जैसे वृक्षारोपण होता है ना, वो अपना करके इनको जैविकीय विधियां बोलते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है।
दूसरी यांत्रिक विधियां, जैसे समोच्च रेखीय जुताई, सोपानी कृषि या सीढ़ीदार कृषि। वाही जल को रोककर छोटे छोटे नियंत्रण, जो बांध बना करके अवनालिका अपर्दन पर नियंत्रण करके, जिसको यांत्रिक विधियों के अंतर्गत शामिल किया गया है, मिट्टी अपर्दन रोका जा सकता है। अन्य विधियों में उचित मृदा प्रबंधन द्वारा मिट्टी की उर्वरा बनाए रखना। इस प्रकार से मिट्टी अपर्दन को रोका जा सकता है, मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है। जैसे यांत्रिक विधि, जैविकीय विधि, ये महत्वपूर्ण है। और जिसको बोलते हैं अपने मृदा संरक्षण, सोइल कंजर्वेशन, सोइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण या मृदा अपर्दन को रोकने की विधियां, जिसको मृदा संरक्षण वह विधि है जिसमें किसी कृषि या शैली द्वारा भूमि का दक्षतापूर्ण प्रयोग करके क्षरण से बचाया जाए। योजना आयोग के अनुसार, प्लानिंग कमीशन के अनुसार, मृदा संरक्षण का अर्थ मृदा प्रबंधन की सभी विधियों, मृदा प्रबंधन जो है सोइल मैनेजमेंट की वो टोटल विधियां, सभी विधियों तथा अन्य उपायों से है जो मृदा व उसकी उर्वरा की संपूर्ण या आंशिक हानि से रक्षा कर सके, जो जल व वायु अपर्दन से, जलमग्नता से, उर्वरा तत्वों के अलगाव से, अपक्षालन से अथवा सघन खेती या चराई द्वारा हो सकता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी तत्वों में भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण जो भूमि है, जिसे मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी उपयोग करता आ रहा है, लेकिन भूमि सुधार पर ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मृदा का ह्रास होता जा रहा है। मृदा एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है जिस पर प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से वहां का जो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बनी हुई है पर्यावरण नियंत्रित करता है। पर्यावरण को मृदा अपर्दन असंतुलित करता है, अतः मृदा अपर्दन पर नियंत्रण करना अति आवश्यक हो गया है। मृदा अपर्दन के उद्देश्यों में वर्षा जल की बूंदों से भू सतह की रक्षा करना, वर्षा जल के भूमि में अंतःक्षरण अर्थात वर्षा जल की बूंदों से भू सतह की रक्षा करके वर्षा जल के भूमि में अंतः संचरण की दर एवं मात्रा में वृद्धि करना, धरातलीय वाही जल के आयतन एवं वेग में कमी करना तथा मृदा की अपर्दनशीलता में कमी लाना प्रमुख है। मृदा अपर्दन पर प्रभावी नियंत्रण जो शिष्य वैज्ञानिक विधियां हैं, एग्रोनॉमिक मेथड जिसको बोलते हैं, तथा यांत्रिक विधियों मैकेनिकल मेथड बोलते हैं, इन सभी विधियों द्वारा इन पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। सामान्यतः वनस्पति आवरण तथा संरक्षी वनारोपण करके, समोच्च कृषि जिसको कंटूर फार्मिंग बोलते हैं, वेदिकाकरण का मतलब पहाड़ी डालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि करना, जिसमें जल रुक रुक कर बहता है और मृदा को अपर्दित नहीं कर पाता, जो मेड़बंदी एक प्रकार की समोच्च मेड़बंदी के नाम से जाना जाता है। और पूर्वोत्तर जो भारत है, जिसमें पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं जैसे असम है, मेघालय है, पश्चिमी बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ऐसी इस प्रकार की वेदिकाकरण को अपनाया गया है। और जो हिमालय के जो शिवालिक श्रेणी में लघु स्तर पर भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। पलवार बनाना, अब ये पलवार बनाने की भी एक विधि है। यह विधि वायु व जल अपर्दन को कम करती है, पलवार बना करके। इसमें शाक पौधों जैसे कि दालों के पौधों, सरसों के पौधों आदि में जो मूल तंत्र सहित तने के आधार का जो भाग है, जिसको अपने
ठूंड कहते हैं। ठूंड के रूप में फसल काटते समय खेत में पंक्तियों में छोड़ देते हैं। ठूंड पंक्तियों को मृदा नमी के वाष्पन को रोकती है, यानी आधी लकड़ी को अपन छोड़ देते हैं और मृदा को कार्बनिक पदार्थ देते हैं, जिससे नमी व मृदा उर्वरा का अनुपात बढ़ जाता है। एक जो क्रॉप रोटेशन है, जिसको फसल चक्कर बोलते हैं, फसल चक्कर अपना करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। फसल चक्कर, एक ही फसल को लगातार बोने से उस खेत की उर्वरा में ह्रास होने लग जाता है। एक ही फसल नहीं बोनी चाहिए। जलवायु दशाओं के अनुसार 2 या 3 फसलों को एक के बाद एक क्रम में उगाते हैं। इसे फसल चक्कर कहते हैं। इस चक्कर में कम से कम एक फसल फलीदार होनी चाहिए, जैसे चना, मेथी, मटर, गवार। चना, मेथी, मटर, गवार ये सब फलीदार होती हैं। आदि की जड़ों में राइजोबियम, इनकी जड़ों में क्या होता है, फलीदार जो फसलें होती हैं, राइजोबियम जीवाणु ग्रंथियां होती हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण करके इसे नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। फसल प्रबंधन, क्रॉप मैनेजमेंट, इसमें वर्षा काल में खुले खेतों में फसलें की बुआई की जानी चाहिए तथा वर्षा के समय खेतों को खुला न छोड़ करके ऐसी फसलों की खेती की जाए जो अधिकतम क्षेत्र को ढक सके तथा मृदा कणों की आपस में बांध सके, ताकि वर्षा जल भू सतह से सीधे प्रहार द्वारा मृदा को काट कर न बहा सके। अलग अलग पंक्तियों में भिन्न भिन्न फसलें उगाना तथा एक ही साथ कई फसलों के सामूहिक रूप से उगाना से भी मृदा अपरदन में कमी आती है। पट्टीदार कृषि, शुष्क कृषि, ये पट्टीदार कृषि में फसलों को चौड़ी पट्टिकाओं के रूप में उगाते हैं। कृषि ढलान वाली भूमि के लिए उपयुक्त रहती है यह, और वायु की दिशा में 90 डिग्री कोण पर बना देते हैं इस प्रकार की पट्टियां। शुष्क कृषि में वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए शुष्क कृषि उपयुक्त रहती है। इसमें मृदा अपरदन रोकने के लिए घास, चारा तथा रजका बोते हैं। घास, चारा तथा रजका। एक ये स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध होना चाहिए, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, सेल्स एंड बर्न बोलते हैं इसको, जो काट करके जला दिए जाते हैं वनों को। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि जो आदिवासियों द्वारा की जाती है, पूर्वोत्तर भारत में इसको जूमिंग कहते हैं। इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली जो स्थानांतरित कृषि है उसको नियंत्रित करना चाहिए। पशुचारण पर भी नियंत्रण होना चाहिए। अनियंत्रित पशुचारण के कारण भूमि पर वनस्पति आवरण है वो समाप्त होकर के मृदा अपरदन को गति देता है। इसलिए स्थायी चारागाह बना करके इसे नियंत्रित करना चाहिए। मृदा कंजर्वेशन, मृदा का संरक्षण है, ये सभी विधियां या सभी उपाय अपना करके कर सकते हैं अपने। अवनालिका नियंत्रण कैसे होता है? अवनालिका अपरदन को रोक बांध बोलते हैं इसको, जैसे चेक डैम बोलते हैं। रोक बांध बना करके और वनस्पति आवरण में वृद्धि करके नियंत्रित किया जा सकता है। अवनालिका अपरदन का प्रकार वहां की जलीय स्थिति, तलछट की मात्रा, मृदाओं एवं लोगों की वनस्पति की आवश्यकता पर भी निर्भर करता है। शहबद्ध मेड़ निर्माण, इसमें पहाड़ी ढालों की जुताई की जो ढाल की दिशा में अनुप्रस्थ दिशा में जो अनुप्रस्थ दिशा की आर पार की जाती है, जबकि मेड़ों का निर्माण ढाल की दिशा तथा जुताई से बने कुंडे के आधार पर किया जाता है, जिससे पहाड़ी ढालों में अनेक लघु बेसिन बन जाते हैं और वर्षा जल अवरुद्ध हो जाता है और मृदा अपरदन रुक जाता है। बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण करना चाहिए। बाढ़ के जो क्षेत्र हैं, बाढ़ के दौरान भी मृदा ह्रास होता है।
अतः बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का प्रबंधन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से मृदा संरक्षण का विवेकपूर्ण उपयोग के अनुसार मृदा संरक्षण का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। मृदा संरक्षण का विवेकपूर्ण उपयोग करके मृदा को बचाया जा सकता है और एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 3000 जो वर्ग किलोमीटर कृषि भूमि जो निर्माणात्मक कार्यों में प्रयोग ली जाती है। अतः मृदा संसाधन का संरक्षण पर्यावरण प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। धन्यवाद।